बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं दी नेशन अखबार से अली हमज़ा, और हम बात करेंगे इद्दत में निकाह केस थी जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपीलें दायर की हुई थी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। आज उन अपीलों पर तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे समाअत चली है और उसके बाद आज फैसला जो है वो महफूज हो गया है। हमारे अकब में ही जो जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं अफजल मजूका, उनकी अदालत है हमारे अकब में, जहाँ पे ये समाअत हुई है। सुबह 8:30 बजे जो है वो समाअत होना थी, फिर 9 बजे ये समाअत शुरू हुई और 9 बजे के बाद ऑनवर्ड ये जो है वो समाअत जारी रही। तकरीबन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 12:22 हुए हैं, तो 10 मिनट पहले समाअत ख़त्म हुई है और अदालत ने यह कहा है कि आज 3 बजे इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी ने 3 फरवरी का फैसला चैलेंज कर रखा है और उनकी ये इस्तदा है कि 3 फरवरी का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुआ था, इसलिए उसको कलअदम करार देकर हमें इस केस से बरी कर दे। ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इस्तदा है, जबकि खावर मनिका जो है उनकी इस्तदा है कि इमरान खान साहब की वो सजा भी बरकरार रखी जाए और उस सजा को बढ़ाया जाए। ये खावर मनिका को जो उनके वकील हैं जाहिद आसिफ चौधरी, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई है अदालत से। आज जब उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे। इससे कबल पिछली समाअतों में क्या होता रहा कुछ उसका भी आपके सामने रखेंगे मामला, कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन कौन से नुकात हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो खावर मानिका की जानिब से उनके वकील की जानिब से रेज किए कि वो अहम नुकात हैं, और उनको जो कंट्राडिक्ट किया इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने वो कितने अहम नुकात हैं और अदालत जो है वो किस नतीजे पर पहुंच सकती है। अल्टीमेटली फैसला अदालत ने ही देना है, लेकिन हम जो आज तक जो होता रहा वो आपके सामने रखेंगे। इस इद्दत केस में अपीलों पर फैसला आज दूसरी दफा जो है वो महफूज हुआ है। इससे कबल जो सेशन जज थे शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने ये फैसला महफूज किया था और उन्होंने एन फैसला जिस दिन सुनाना था, जिस लम्हे सुनाना था, जिस वक्त सुनाना था, एन उस लम्हे जो है वो खावर मनिका आ गए थे, शोर डाला, इतराज किया और जज साहब ने इतराज जो है वो मान लिया था। हालांकि वही जज शाहरुख अर्जुमंद वो जो उनका इतराज था वो मुस्तरद कर चुके थे और उन्होंने इतराज किया था खावर मनिका ने, आप जो है वो फैसला ना सुनाए, मुझे आप पर इतमाद ही नहीं है, तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। फिर 29 मई को फैसला सुनाने से चंद मिनट पहले उन्होंने इतराज किया, जो जज ने मान लिया और हाई कोर्ट को जब लिख कर भेज दिया और हाई कोर्ट को कहा कि आप जो है वो इस हवाले से डिसाइड कर लें कि केस जो है वो किसको ट्रांसफर करना है। और उसके बाद ये केस जो है वो ट्रांसफर हो गया एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका को और उसके बाद समाअतें जारी रहीं और आज जब वो फैसला महफूज हुआ है। थोड़ी देर पहले हम अली हमजा से पूछेंगे कि पहले तो हम आज की समाअत पे बात करते हैं, उसके बाद प्रीवियस जो समाअतें हुई हैं उनमें चीदा पॉइंट्स वो जो है वो उसको अदालत के साथ आपके सामने रखेंगे। जी अली हमजा, क्या आज की समाअत का पहले तो अहवाल बताएं कि क्या क्या पॉइंट जो है वो खावर मलिका उनके वकील की जानिब से जो है वो उठाए गए हैं। साकिब भाई, आज की समाअत में जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने पॉइंट उठाया, सबसे पहले आके जो उनके मुताबिक इम्पोर्टेंट था पॉइंट वो ये था कि जब ये हो रहा था, ट्रायल चल रहा था, तो उसके अंदर इमरान खान से पूछा गया कि आपको क्या ये मालूम था कि इद्दत का पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है 90 डेज का। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि उन्होंने सारा ओनस जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर डाल दिया। ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये बुशरा बीबी जो थी ये कसूरवार है बकौल उनके, जो उनके जाहिद आसिफ चौधरी कह रहे थे। हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको जो है एज एविडेंस लिया जाए बुशरा बीबी के अगेंस्ट इमरान खान की तरफ से। ठीक है। उसके ऊपर जज मजूका ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो एडमिसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, और आप एक फौजदारी के सीनियर वकील हैं, ये तो 110 साल पहले की जजमेंट है, इसके अंदर के वो नहीं लिया जा सकता। ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट बात थी मेरे मुताबिक वो ये थी कि जज मजूका ने एक पॉइंट बड़ा वैलिड रेज किया कि जो स्टेटमेंट थी इमरान खान की, उसके जब चार्ज फ्रेम हो रहा था उसके नीचे जज कुदरतुल्लाह ने सर्टिफिकेट नहीं लगाया। और सर्टिफिकेट जब आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर रहे होते हैं या आप अदालत के अंदर मुल्जिम कोई भी बात कर रहा होता है, 342 का बयान दे रहा होता है, 340 का दे रहा होता है, तो उसके नीचे सर्टिफिकेट लगाना जरूरी इस वजह से होता है कि इसने मेरी अदालत में ये बात की है और जो उस टाइम प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जज होता है वो ये कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे मौजूद था और ये करेक्ट बात है। तो उन्होंने कहा ये फॉल्ट था, मगर उन्होंने इनकी तरफ जो डिफेंस लॉयर थे, इमरान खान की टीम थी, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया, आपको तो इसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए था, ये तो जो चार्ज फ्रेम किया गया वही डिफेक्टिव हो गया। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी इस पॉइंट पे जरूर बात करना चाहूंगा। ये जो अफजल मजूका साहब ने ये पॉइंट उठाया कि जब भी कोई मुल्ज़म ड्यूरिंग ट्रायल अदालत के सामने पेश होता है तो उस मजिस्ट्रेट ने एक सर्टिफिकेट जारी करना होता है जिसने फलां बयान दिया। जब बोलता है कोई मुल्ज़म कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल
तो उसने सर्टिफिकेट जारी करना होता है, और जो चार्ज फ्रेम हुआ इधर केस में, इसमें सर्टिफिकेट भी जारी नहीं हुआ, और आज तक ना ट्रायल में, ना जो है वो अपीलों में, आज तक ना सलमान सफदर ने, ना सलमान अकरम राजा ने, ना उस्मान गिल ने, मतलब जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला थे, उन्होंने इस पॉइंट को उठाया ही नहीं है। ये जज जो है वो अफसर मजूका ये बात कर रहे थे ये कदरे जो है वो मामला हैरान कुन था। फिर उस्मान गिल जो है उन्होंने कहा कि आपकी अब गाइडेंस आ गई है, तो अब जो है हम उठा देंगे, और फिर भी वो नुक्ता नहीं उठाया गया। शायद जो है वो कम जवाब में वक्त कम था और वो उसी से आगे बढ़ गए। इसके अंदर एक और बात जो थी, फिर उन्होंने बात की कि जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया था तलाकनामा के ऊपर, क्योंकि ट्रायल के अंदर जो तलाकनामा की कॉपी दी गई थी वो कैम स्कैनर की कॉपी थी, और इन्होंने डिफेंस लॉयर्स ने ये अलेज किया था कि इसकी जो डेट है वो फोर्ज्ड है, यानी कि डेट भी इसके ऊपर सही नहीं लिखी थी। तो यहाँ पे जाहिद आसिफ चौधरी ने कहा कि मैंने तो मैग्नीफायर लगा कर देखा और डेट्स वगैरह जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और इसके बरखिलाफ ये लोग कोई एविडेंस नहीं लेकर आए, या तो ये कोई एविडेंस दे देते। ट्रायल कोर्ट के अंदर एक और बात भी साकिब भाई इंपॉर्टेंट हुई थी कि इन्होंने जज को कहा था कि आप जो यूनियन काउंसिल है जहां से ये तलाकनामा बना है, वो यूनियन काउंसिल से आप ओरिजिनल कॉपी मंगवाएं, मगर वो भी उस टाइम पे नहीं मंगवाई गई थी। उस टाइम पे हम भी मौजूद थे, अली हमजा भी मौजूद थे। ये 1 फरवरी और 2 फरवरी की मेरा ख्याल है दरमियानी रात थी जिस दिन ये मामला हुआ था, और जज साहब ने सुबह 9 बजे समातें शुरू की थी और रात के 11 बज गए थे, समातें हो रही थी, और उस वक्त ये मामला उठाया गया था। मेरा ये ख्याल है बेहतर होता कि जज जो है जो सिविल जज थे, सीनियर सिविल जज, वो कम से कम वो कॉपी मंगवा लेते, लेकिन वो कॉपी उस वक्त उन्होंने नहीं मंगवाई थी। उस पर ऑब्जेक्शन तो आया था, लेकिन कॉपी जो है उनकी जानिब से नहीं मंगवाई गई थी। अच्छा, एक और जो चीज़ उन्होंने बयान की, उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी ने कहीं पे अपने बयान में ये बात नहीं की कि 14 नवंबर को जो तलाक हुई थी वो 14 नवंबर को नहीं हुई थी बल्कि अप्रैल में हुई थी। एक बात वो ये कर रहे थे। दूसरी बात ये कर रहे थे कि उन्होंने डिनायल नहीं किया कि उनकी जो निकाह है 1 जनवरी 2018 का, वो ड्यूरिंग इद्दत नहीं हुआ, इसका डिनायल नहीं आया। तो ये इन पॉइंट्स पे क्या कहा गया? इन पॉइंट्स के ऊपर ये कहा गया जो आप बात कर रहे हैं, मगर उसके अंदर बात थी कि बुशरा बीबी ने कहा था कि मैंने मुझे जो तलाक हुई थी एक्चुअली हमारी वो अप्रैल 2017 के अंदर हुई थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो अप्रैल 2017 को उनकी तलाक हुई थी, जो बुशरा बीबी कह रही थी, और उसके बाद वो अपनी वालदा के घर चली गई थी, आपको मालूम ही है जो उनकी स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा इसके ऊपर उन्होंने कोई एविडेंस नहीं पेश किया। ठीक है कि बुशरा बीबी की ये वाली तलाक जो थी वो हुई थी। और उसके अलावा जो एक और पॉइंट उन्होंने रेज किया यहाँ पे कि जाहिद आसिफ चौधरी ने, पहले हम उन्हीं की बात करें, तो उन्होंने कहा कि जो ओरल जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसकी हैसियत नहीं है, जो ओरल है उसकी हैसियत नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्री जो है उसकी है, यानी जो कागज में। जी, ओरल में जो मजीद मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि बुशरा बीबी का मौकफ है कि जुबानी तलाक उनको अप्रैल 2017 में हुई, और जो खबर मनिका का मौकफ है कि उन्होंने निकाह जो तलाक है वो रिटर्न में दी और 14 नवंबर 2017 को दी, मतलब अप्रैल और नवंबर का फर्क है 2017 का। तो इस हवाले से वो बात कर रहे थे कि ओरल का कोई वैल्यू नहीं होती और रिटर्न की वैल्यू होती है। ये खबर मालिका जो है उनके वकील ये जो है वो बात कर रहे थे। और क्या पॉइंट था? ये उनके मेन पॉइंट्स यही थे खबर मालिका, बस वो एक छोटा सा सहाफियों वाले के ऊपर हुआ था। नहीं, वो सहाफियों वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बात करना चाहूंगा। उसमें मैंने पुरानी समाज का भी ऐड करना है। उन्होंने बात की थी कि जो है वो यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया पे एक जो है वो एक मुहिम या कैंपेन थी कि एक बयानिया बनाया गया था कि जो खातून का जो बयान है वो मोतबर होगा, ये उन्होंने बात की थी। तो अच्छा, ये बात जब उन्होंने की उसका हवाला तो चले वो जिस हवाले से भी कर रहे थे, उनका राइट है कि वो अपने क्लाइंट की तरफ से आर्गू करें, लेकिन जज साहब ने जो मीडिया के लोग खड़े हुए थे वहाँ पे, तो उनकी तरफ देखते हुए ये कहा, जिसमें मैं भी था, अली हमजा, बाकी दोस्त भी थे, तो उन्होंने कहा कि ये बेचारे तो जो है वो रिपोर्टिंग के लिए आते हैं। तो वहाँ पे मैंने जो है वो जवाब दिया कि मैंने कहा कि हम बेचारे नहीं हैं, और उसमें मकसद भी जो है वो ऐसा नहीं था कि उसमें कोई बात है कि बेचारे कहना ना कहना मसला नहीं है, लेकिन पब्लिकली आप इसको करें तो बेचारा किसी को कहना कि ये मिस्कीन है, बेचारा है, वो तो एक थर्ड क्लास सोसाइटी के किसी मेंबर को आप कह रहे होंगे यार इसके ये बेचारा तो पता नहीं कहाँ है, इसकी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो वहाँ पर मैंने बताया कि हम जो है एक गैर जानिबदार जो है वो सहाफत कर रहे हैं और प्रोफेशनली जो है वो यहाँ पे आते हैं कवरेज के लिए, और हमारा कोई पर्पस जो है वो इस तरह नहीं होता। और वैसे अल्लाह माफ़ करे, हम जो है वो आजिज़ी और इंतसारी को यकीनी तौर पर देखते हैं, और बड़ी ज़ात जो है वो अल्लाह की है,
लेकिन इस तरह पब्लिक में या वहाँ बैठे हुए लोगों में ये कहना कि ये बेचारे और मिस्कीन है, वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगा था। फिर जाय साहब ने कहा नहीं, ऐसा मेरा मकसद नहीं है, हम सब भी कहीं ना कहीं जवाबदेह हैं। तो मैंने उस तनाजुर में ये बात की थी, तो ये एक जो है वो बात हुई थी। बल्कि जाहिद आसिफ चौधरी साहब जो है उन्होंने गिला किया कि उनका नाम जो है वो नहीं लिया जाता, और मेरे हवाले से बहरहाल उन्होंने कोई अच्छे अल्फाज कहे। वो तो चले, हम जो भी कर रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, हमारे जानने वाले जो करीबी हैं वो देख रहे होते हैं, अपने अपने कमेंट्स जो है वो पास कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि ये जो जाहिद आसिफ चौधरी साहब हैं उनके जो वो दलाइल थे, आज के दलाइल में उन्होंने मजीद जो कुरान और हदीस पे भी बहुत ज़्यादा तफसील के साथ उन्होंने कुछ आयात भी पढ़ी और जो अहादीस का हवाले भी दिए अदालत के सामने, अदालती नज़ीरें भी अदालत के सामने रखी। और उनका जो पॉइंट, एक तो उन्होंने 90 रोज़ जो इद्दत की जो मुद्दत है वो 90 रोज़ बताने की कोशिश की और अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की, और जो दूसरा जो है वो अदालत को ये भी बताने की कोशिश की कि जो 39 दिन में ये कहते हैं कि 48 दिन बाद, क्योंकि हुआ था निकाह 1 जनवरी 2018 को, तो जो 39 दिन वाला जो जजमेंट है उसको भी उन्होंने रिबट किया कि इद्दत की जो मुद्दत है वो 90 रोज़ ही है, और 90 रोज़ में ही जो है वो इन्होंने पूरी करनी थी, जो है वो बुशरा बीबी ने नहीं की। कुछ अशार भी जो है वो उन्होंने पढ़े, वो अगर शेर भी जो है चले। मेरी शेरों में बहुत गंदी मेमोरी है, सॉरी, लास्ट टाइम ही मैंने शेर गलत बोल दिया था। तो कुछ अशार भी उनकी जानिब से जो है वो आज की समात के दौरान पढ़े गए। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे क्या कहा उन्होंने उसमें जाहिद आसिफ चौधरी साहब ने? जाहिद आसिफ चौधरी ने बस ये सारी बातें करके बड़ी डिटेल के साथ, और वो ये इशार सुना के और इस तरह कर आके उन्होंने कहा कि ये जो अपील है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो कन्विक्शन है इसको आप वो करें, जारी रखें इसको। अच्छा, एक चीज मैं, और साथ में 494 का चार्ज है उसके अंदर भी सजा है। एक चीज मैं ऐड कर दूं, उन्होंने एक ऑफर दी थी कि अगर आप चाहें तो इस केस को रिमांड बैक कर दें, मतलब सेशन कोर्ट से सिविल कोर्ट दोबारा भेज दें। उसका मतलब ये था कि फैसले को सेट असाइड कर दें, इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे और इनका पूरा जो ट्रायल है वो दोबारा से हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि ये अगर एग्री हो तो हम जो है वो ये कर ले रिमांड, लेकिन जो वहाँ पे उस्मान गिल थे उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि हम जो है वो इसमें दलाइल दे चुके हैं और दलाइल पर मेरिट पर जो है वो इस केस का फैसला जो है वो कर दिया जाए। ऐसे ही इसके बाद सलमान अकरम राय साहब के वो आए रोस्टरम के ऊपर, उन्होंने बात शुरू की। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी साकिब भाई, और यहीं से उनका पूरा आर्गुमेंट चला, जो उनको 10 मिनट दिए गए थे, वो जज साहब ने कहा कि आपने पिछली दफा एक स्टेटमेंट दी थी, वो मुझे दोबारा लिखवा दें। वो स्टेटमेंट मैंने एज इट इज नोट कर दी थी, मैं एक दफा पढ़ूंगा और जो अपनी समझ के मुताबिक मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। उन्होंने ये कहा था कि एन एक्ट which in law might be defective is not necessarily fraudulent or dishonest। अब इसके ऊपर जो बात समझ आई है वो ये है कि 496 का जो चार्ज लगा हुआ है वो चार्ज है फ्रॉडुलेंट मैरिज का। अब यहाँ पे ये जो कह रहे हैं एक्ट विच इन लॉ माइट बी डिफेक्टिव, अब ये जो माइट इन डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारा सेक्शन 7 है मुस्लिम फैमिली लॉ का पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर ये है कि जब एक शख्स जो है वो अपनी बीवी को तलाक देता है तो वो एक नोटिस भेजता है यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को। जब यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को वो नोटिस मिल जाता है उसके बाद 90 दिन का टाइम रखा हुआ है जो हमारा मुस्लिम लॉ है उसके अंदर। अब इस केस के अंदर होता ही है, यहाँ पे नोटिस की कॉपी एक जाती है जो खातून है खातून को भी जाती है। अब इस पर्टिकुलर केस में तो ये काम हुआ ही नहीं, दोनों नहीं हुआ, मगर ये एडमिटेड है कि ये इस वाले केस के अंदर ये दोनों काम नहीं हुए। मगर इसके अंदर होता ही है कि अगर कोई ना दे तो ये जो है ये डिफेक्ट, यानी उससे खत्म वॉइड नहीं हो जाएगा सारा कुछ, ये एक डिफेक्ट है और इसको राइट डाउन भी किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू। तो कहने का मकसद है कि अगर ये कार्रवाई पूरी ना की जाए और 90 डेज का जिक्र जो है, अब इसमें ये बात भी चली कि मुस्लिम लॉ है या कोडिफाइड लॉ जो है वो वाला यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। फिर दूसरी बात ये भी आज उन्होंने की कि वो रुजू करना चाहते थे, तो वो जो कुरान और हदीस की बात कर रहे थे वो मैं ज्यादा करता है, ऐसे नहीं, गलती हो जाए तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। मगर उसमें बात इंपॉर्टेंट ये थी, उसमें ये थी कि जो 3 तलाक बंदा दे और उसका रुजू का करना चाहता हो तो वो एक कंसिडर होगी। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, वो गुज़श्ता समात पर भी कल भी जो जज हैं उन्होंने ये बात की थी, तो उसका जवाब मांगा था आज खबर मालिका के जो वकील हैं उनसे, तो उन्होंने आज जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा, और मैं ना हनफी हूँ ना मालिकी हूँ स्कूल ऑफ थॉट से, ना जो है वो हम्बली स्कूल ऑफ थॉट से हूँ। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाला हूँ। और उसमें बुनियादी जो पॉइंट था वो जो एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, क्योंकि जाय साहब ने कल कहा था कि जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है
जब इन्होंने कहा है, अच्छा मैंने उस्मान गिल साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं, उन्होंने दौरान जरा ये बात की थी कि वो हनफी है। अब जाई साहब ने ये बात की कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट में एक तलाक, जो आपने एक दफ़ा तलाक दे दी, 3 तलाक़ें दे दी, तो वो तीनों कंसिडर हो जाएंगी, और अगर जो अहले हदीस है उनमें 3 तलाक़ें एक कंसिडर होगी। आज के जो दलाइल थे मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ा सा ये अपने आप को डिस्टेंस किया, या उनका मौक़िफ़ यही है कि वो हनफी भी नहीं है, हम्बली, मालकी या शाफी स्कूल ऑफ थॉट के नहीं है। उसका मतलब ये है कि उनकी जो तलाक है, 3 तलाक़ें उन्होंने अगर एक टाइम पे दी हैं तो एक कंसिडर की जाए। ये पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल बताना चाह रहे थे। बस जज साहब ने कल यही पूछा था कि आपने एडमिट किया कि आप हनफी हैं, और हनफी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर अगर 3 तलाक़ें दे दे तो राइट ऑफ रुजू जो है वो रिवोक हो जाता है। बिल्कुल। और आज जो इन्होंने वो कुरान और सुन्नत की हदीस वगैरह बताई, उसके मुताबिक जो पॉइंट इन्होंने निकाला वो ये था कि 3 तलाक़ें दें और रुजू करना चाहते हैं तो वो एक कंसिडर होगी और वो फुल तलाक नहीं होगी। तो ये सारे मामला चल रहे थे। काफी टेक्निकल भी है ये, और उसके ऊपर ज्यादा बात हम कर भी नहीं रहे ऑब्वियसली। मगर सलमान अकरम राजा ने आके बताया कि वो जो 90 डेज जो मुस्लिम फैमिली लॉ है जो चल रहा है, और शरिया अपीलेट कोर्ट के अंदर भी वही अपहोल्ड किया गया था लॉ, उसके अंदर ये था कि 90 डेज जब नोटिस की चला जाएगा ना उसके बाद वो होगा। मगर ये कोई इतना बड़ा कोई इलीगैलिटी या ये इर्रेगुलरिटी है, मगर ये डिफेक्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे कि और इससे कोई फ्रॉड नहीं किया जा सकता कि किसी की नीयत के अंदर फ्रॉड है। बल्कि वो एक बात कर रहे थे कि जो हमारे देहातों में, गांव में आज भी जो तलाक़ें होती हैं, वहाँ पे जो सेक्शन 7 है वो उसकी कंप्लायंस नहीं होती, मतलब नोटिस जो है वो भेजने की जो होती है वो नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको आप फ्रॉड जो है वो नहीं कह सकते, उसको इस तरह ताबीर नहीं कर सकते। बहरहाल आपको क्या लगता है जज साहब का मूड? अल्टीमेटली जज साहब ने फैसला खुद करना है, जो भी फैसला होगा वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है? साकिब भाई, इसके ऊपर तो अभी थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। मगर आज एक बात जो मुझे पता चली है, ये 4 दिन इनके दलाइल सुन के, तो मुझे तो ये लग रहा है कि खावर मानेका साहब जो थे वो राजा रिजवान अब्बासी साहब के साथ ही बेटर ऑफ थे, वही वकील उनके ज्यादा बेहतर थे उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो दलाइल दिए गए और इनके जो एसोसिएट ने भी दिए, देखें इनके एसोसिएट ने पीछे चले जाते हैं 3-4 दिन के, उन्होंने कहा कि पूरी एक कैंपेन चलाई जा रही है और मीडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये सारे काम किए जा रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है। हो सकता है एक और बात है, हो सकता है उनके क्लाइंट की जानिब से भी ये डिमांड हो कि आप जो है वो सिर्फ लीगल नहीं बल्कि आप हर एंगल से दलाइल दें, बल्कि पब्लिक परसेप्शन पे भी दें। वो आपकी बात ठीक है सारी। उसके बाद उन्होंने मीडिया की मोरालिटी पे बात की, वो बीबीसी का उन्होंने अदालत में नाम लिया इंडिपेंडेंट का कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जो है वो प्रोपेगेट किया जाता है, ये सारी बात की जाती है और हमारे पास कोई इतने महंगे सोशल मीडिया नहीं है, ये वो नहीं है। फिर वो कल बातों बातों में ये बात भी हुई कि बिल क्लिंटन का वो मोनिका लेविंस्की वाला केस था, उसके अंदर उन्होंने झूठ बोला और वो माफी मांगी, और उस पॉइंट को वो यहाँ पर लेकर आए कि अगर इमरान खान जो है वो यहाँ पे कौम से और खावर मानेका से माफी मांगे तो वो उनको माफ भी कर सकते हैं और ये केस वैसे भी खत्म हो सकता है। अच्छा। उसके अलावा इन्होंने जो 2 एप्लीकेशंस दी थी वो हमें याद रखनी पड़ेगी। वो स्टिल पेंडिंग है, मतलब वो इसी के साथ डिसाइड होगी। वो आज ही जो फैसला आएगा, और वो था एक मेडिकल बोर्ड बिठाने की और एक थी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का ओपिनियन लेने के लिए। इसी केस के अंदर इन्होंने 2 एप्लीकेशन दी थी जी। एक तो मेडिकल बोर्ड बिठाए जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका करे कि 2018 में क्या था, और वो एज एन, और ये जो बार बार कह रहे थे कि अगर एडिशनल एविडेंस के तौर पे ये विटनेस लाना चाहते हैं तो हमें कबूल है इस वजह से क्योंकि वो भी एडिशनल एविडेंस ही कंसीडर होगा। एडिशनल एविडेंस जो खावर मानिका साइड से भी वो लाना चाह रहे थे, 2 दरखास्तें उनकी थी, मेडिकल करवाया जाए, इस्लामी नजरियाती काउंसिल से पूछा जाए, 2 अलग अलग दरखास्तें थी, और एडिशनल एविडेंस ये लाना चाह रहे थे। इनको जज साहब ने इजाजत नहीं दी थी। अच्छा, मजे की बात ये है कि खावर मानिका साहब उस वक्त राजा रिजवान अब्बासी थे उनके वकील, तो उस वक्त ट्रायल में जब ये सलमान अकरम राजा ये कह रहे थे कि हमें टाइम दिया जाए कल सुबह तक, हम अपने गवाह सुबह ले आएंगे, तो अदालत ने उनको टाइम नहीं दिया था। लेकिन महाराजा रिजवान अब्बासी साहब ने भी ये नहीं कहा था कि बिहाफ ऑफ अपने क्लाइंट के कि आप इनको टाइम दे दें, ये अपने गवाह ले आए, तो अच्छी बात है कि चलें गवाही हो जाए। तो आज बहरहाल ये भी नहीं हुआ। और आखिरी बात इसके अंदर करूंगा कि ये चलें, अब सारा केस हो गया, जजमेंट रिजर्व हो गई, मगर इसके अंदर जो 4-5 जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये देखा गया कि मजूका साहब आपने भी देखा कि वो बड़ा प्रिपेयर होकर आते हैं, केस लॉ कोई भी शुरू करे खत्म वो करते हैं, मगर उसके अंदर जो दूसरी बात ये थी कि जो भी उन्होंने सवालात रखे गए उन सवालात के सीधे जवाब नहीं दिए गए, ना फ्रॉड कमिट वाले का जवाब दिया गया कि जो फ्रॉड है इनके ऊपर क्या कमिट किया गया। उन्होंने कल इद्दत के जब अपने वो मुकम्मल किए दलाइल, जब वो दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने कहा इसके ऊपर ये और इद्दत में मेरे दलाइल मुकम्मल हो गए, तो जज मजूका ने कहा कि इद्दत के ऊपर तो वो ही नहीं है, सजा ही नहीं हुई,
सजा तो फ्रॉडलेंट मैरिज के ऊपर हुई है। ठीक है। तो ये साबित नहीं कर सके और देखने में लग रहा है कि जो फैसला अभी इसके ऊपर हो सकता है वो जा सकता है, मगर जो कार्रवाई देखकर जो लग रहा है, मगर अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत शुक्रिया अली हमजा ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया कि क्या चलता रहा इस पूरी इद्दत वाले केस में, कब क्या हुआ, आज क्या हुआ, प्रीवियस जो समातें थी उनके दौरान क्या हुआ, ट्रायल की भी हमने बात की कि ट्रायल के दौरान क्या हुआ। देखते हैं 3 बजे क्या फैसला आता है। 12:40 हो गए हैं, 2 घंटे और 20 मिनट के बाद ये फैसला आ जाएगा। तब तक इजाज़त दीजिए, आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।